ज़ल्मे खलीलज़ाद बहुत मशहूर एक फ़िगर हैं। उन्होंने एक सपोजिटली सरप्राइज़ विज़िट जो है वो किया है अफ़गानिस्तान का। कतर की जो एम्बेसी है उसने एक रोल प्ले किया है अफ़गानिस्तान के अंदर इस मीटिंग को करवाने के अंदर। ये मौसूफ जो हैं ये अफ़गानिस्तान के अंदर एम्बेसडर रहे। मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड और बहुत से लोगों को रेफ्यूजी बनना पड़ा था। पाकिस्तान एक ऐसा एलाय है जो कि जहन्नुम से आया हुआ है और अमेरिकन को डिसीव कर रहे हैं। CIA के और US के जो नेशनल इंटरेस्ट थे उनको सर्व करने के लिए अमेरिका ने इस एजेंसी को फॉर्म अप किया था। इमरान खान को देखें तो उनकी भी बेगम एक ज़ायनिस्ट ज्यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद और आज मैं आपके सामने एक बहुत अहम जो है वो मौजू लेकर आया हूँ। अफ़गानिस्तान के अंदर हुई एक मुलाकात जिसके अंदर खलीलज़ाद जो हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद बहुत मशहूर एक फ़िगर हैं। उन्होंने एक सपोजिटली सरप्राइज़ विज़िट जो है वो किया है अफ़गानिस्तान का और उनके साथ कुछ और लोग भी आए थे जिसके अंदर से एक जो नाम है वो है एडम बॉयलर का। ये दोनों अशख़ास कौन हैं, किस लिए आए थे, क्यों इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर अचानक एक सरप्राइज़ विज़िट किया, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पहला जो हमारा आज इसके अंदर मामला होगा वो ये होगा कि हम ये बात करें कि क्या ये विज़िट सरप्राइजिंग था या अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको पता नहीं था या ये पहले से ही प्री प्लान्ड था। इतना बड़ा एक एनवॉय आ रहा हो, ये कॉमन सेंस की बात है कि वो सरप्राइजिंग विज़िट नहीं होता। जो भी गवर्नमेंट जिसके पास वो विज़िट आ रहा होता है उसको पहले से ही इन्फॉर्म्ड होता है। अमेरिकन एम्बेसी ने जो भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि इस वक्त कतर के अंदर बैठे हैं, उन्होंने डेफिनेटली ये बात अमेरिकन किसी न किसी तरीके से अफ़गान गवर्नमेंट को पहुंचाई होगी और इसके अंदर बाद में ये खुल के सामने आई बात कि कतर जो है उसने मीडिएट कराया है और कतर की जो एम्बेसी है उसने एक रोल प्ले किया है अफ़गानिस्तान के अंदर इस मीटिंग को करवाने के अंदर। इस वजह से अगर हम ये बात करें कि क्या ये विज़िट सरप्राइजिंग था अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होता कि जी कि ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो हैं वो बाकी डेलीगेशन के साथ अचानक काबुल एयरपोर्ट के ऊपर एक चार्टर्ड फ़्लाइट से उतरेंगे और उधर से वो फ़ोन करेंगे FM मुत्तकी को कि जी कि मैं इधर पहुँच गया, लेट्स हैव अ टॉक और मिलते हैं कॉफ़ी की एक ब्रेक के ऊपर। तो ऐसा तो होता नहीं है। ज़ाहिर है ये पहले से एक प्री प्लान्ड विज़िट था जिसका अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट को बखूबी इल्म था। वो इस पर पूरी तरह इन्फॉर्म्ड थे, पूरी तरह तैयार थे और कोई भी दे वर नॉट कॉट ऑफ गार्ड। और इस वजह से ये एक बात समझनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान का कतर के अंदर जो इस वक्त मिशन है जिसको सोहेल शाहीन साहब जो हैं लीड कर रहे हैं और उनका जो पॉलिटिकल ऑफिस था पहले वहाँ पे, उसके जो सारे लोग हैं उनके बहुत गहरे मरासिम हैं कतर के साथ और उसके ऊपर हम आगे जाके थोड़ी सी बात करेंगे। और कतर के साथ साथ उनकी वजह से उस प्रोसेस की वजह से उनके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी बहुत सारे ऑफिशियल्स के साथ बहुत गहरे मरासिम हैं और ये उन्हीं गहरे मरासिम का एक शाखसाना है, एक पिक्चर है जो हमारे सामने आई है इस तरह के एक विज़िट के सामने। बहुत से लोग इस पर चाहे मुगैया कर रहे हैं, बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं कि ये शायद वैसे एक विज़िट था प्रेसिडेंट एक्सचेंज के लिए, हॉस्टेज एक्सचेंज के लिए और इससे ज़्यादा इसकी कोई बात नहीं थी। लेकिन जो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद और उनके साथ जो शख्स एडम बॉयलर आया था, अगर उसका प्रोफाइल जो है इन दोनों का वो पढ़ लिया जाए तो हमें समझ में आ जाएगी कि असल हक़ाइक़ क्या हो सकते हैं या आगे ट्रैजेक्टरी क्या बनने जा रही है। अफ़गानिस्तान के साथ अमेरिका का ये पहला ओवर्ट कॉन्टैक्ट जो है वो क्यों कर हुआ, किस लिए हुआ और इसके आगे नताइज क्या हो सकते हैं। इसी तनाजुर में आज हम जो बात करेंगे वो हम बेसिकली इन्हीं दो अशख़ास का यानी ज़ल्मे खलीलज़ाद और एडम बॉयलर का प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा मैं आपके सामने रखूँगा। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप इस तरह के किसी मामले को देखें तो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनकी नो हाउ होनी चाहिए, उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। जब तक आपके पास उनका प्रोफाइल नहीं होगा, बेशक बहुत ब्रीफ सा प्रोफाइल हो, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि क्यों ये बंदा अपॉइंटेड है इस वजह से कि ये जाके निगोसिएशंस कर रहा है या बातचीत कर रहा है या टॉक्स कर रहा है। पाकिस्तान तो है नहीं कि यहाँ पे राइट मैन फॉर द राइट जॉब के लिए हम हमेशा से ही चीखते चलाते रहते हैं। ये अमेरिका है। अमेरिका जो है उसने डेफिनेटली जब इन दो बंदों को चुना होगा और उनको भेजा होगा तो उसके कुछ मकासद होंगे। वो क्यों है, किस लिए है, उसका एक तारीखी कॉन्टेक्स्ट है और वही हम आगे जाके बात करेंगे। शुरू करते हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद से। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है इनका प्रोफाइल क्या है, क्यों है, किस लिए है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बातचीत होती रहती है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा सामने नहीं आती। आपको थोड़ा सा डिग डाउन करना पड़ता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है और तब आपके सामने अक़दा खुलता है कि ये हम किस शख्स से डील कर रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद मज़ार शरीफ के अंदर पैदा हुए। वैसे तो जो लगमान प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का ये उससे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन
ये मज़ार शरीफ के अंदर पैदा हुए थे और फिर एक यूएस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये अमेरिका चले गए थे और फिर वहाँ से पढ़ते पढ़ते जब ये रेगन एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तो उसके अंदर इनको पहली दफ़ा जो है वो ऑफिशियल जो कैपेसिटी है उसके अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट को सर्व करने का मौका मिला। ये एक नियो कंजर्वेटिव के तौर पे माने जाने जाते हैं अमेरिका के अंदर, और जो नियो कॉन्स की पूरा नेक्सस है अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर, ये उसका बाकायदा हिस्सा है। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं, इनके बारे में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि ये साहब जो हैं इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर जो है वो काम किया है। न्योकॉन होने की वजह से, वैसे तो न्योकॉन जो है इनका जो नेक्सस है वो अमेरिकन रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हर एक के अंदर मौजूद है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली या विजिबली या ओवर्टली अगर आपको न्योकॉन से ज़्यादा नज़र आएंगे तो वो रिपब्लिकन्स के अंदर नज़र आएंगे। इसी वजह से ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे उनके जो तहत 2000 के बाद जो 2001 के बाद जो 9/11 हुआ और उसके बाद वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ तो उसके अंदर इनका किरदार बड़ा खुल के सामने आना शुरू हुआ। 2004 से लेकर 2005 तक ये मौसूफ जो हैं ये अफ़गानिस्तान के अंदर एम्बेसडर रहे अमेरिका की तरफ से, और इनको जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ही अपॉइंट किया था। 2005 से लेकर 2007 तक ये इराक़ के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर है। ये दोनों वो जगह थी जहाँ पे वॉर ऑन टेरर के अंदर अमेरिका ने सबसे पहले इन्वेजन्स की थी, इन ममालिक को तख्त व ताराज किया था, मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड और बहुत से लोगों को रेफ्यूजी बनना पड़ा था। उसके बाद रीबिल्डिंग के नाम के ऊपर फिर इन्होंने वहाँ पे अपने कदम जमाए थे और बूट्स ऑन ग्राउंड्स लेकर आए थे। इराक़ का क्या हाल है उसके बाद वो भी हम सब के सामने है, अफ़गानिस्तान का क्या हाल है वो भी हम सब के सामने है। ये मौसूफ उन दिनों के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए एज द एम्बेसडर ऑफ अमेरिका पहले 2004 से 5 अफ़गानिस्तान के अंदर है और फिर 2005 से 7 इराक़ के अंदर है। उसके बाद 2007 से लेकर 2009 तक इनको यूएन के अंदर परमानेंट जो अमेरिकन एम्बेसडर जो थे उसके तौर पे उसके तहत इनको अपॉइंट किया गया, और ये अपॉइंटमेंट भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ही इनकी की थी। एम्बेसडरशिप पे आने से पहले ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का एक अलग से भी कैरियर मौजूद है, उस कैरियर को समझना और पढ़ना भी ज़रूरी है। 1993 से सन 2000 तक ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो है ये अमेरिका का जो सबसे बड़ा थिंक टैंक का माना जाना जाता है, जिसको CIA और अमेरिकन डीप स्टेट की पूरी आशीर्वाद हासिल है, उन्हीं के कहने पे ये चलता है, उन्हीं की फंडिंग से ये चलता है और उन्हीं के मकासद की आबियारी के लिए अपनी रिसर्च को लेकर चल रहा था। रैंड कॉरपोरेशन ये उसके डायरेक्टर रहे हैं, डायरेक्टर फॉर स्ट्रेटजी, डॉक्ट्राइन और फोर्ड स्ट्रक्चर के तौर पर इन्होंने वहाँ पर सर्व किया और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको अगर आप पढ़ने जाएं, बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने जाएं तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के लिए क्या क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। इसके अलावा जो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब हैं ये उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एम्बेसडर बने, एम्बेसडर बनने के बाद प्राइवेट सतह के ऊपर 2018 से लेकर 2021 तक ये खलीलज़ाद एसोसिएट LLC जो है एक कंसल्टिंग कंपनी है, 2009 से लेकर 2018 तक ये उसके प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते रहे। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्टर इधर क्या है, खलीलज़ाद एसोसिएट की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है ग्रिफॉन कैपिटल। ग्रिफॉन कैपिटल जो है ये बेसिकली इसका काम जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एनर्जी के अंदर, एजुकेशन के अंदर और माइनिंग के अंदर जो सारे सेक्टर्स हैं इनके अंदर काम करना है, और इसके जो इंटरेस्ट हैं यानी बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जो बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं वो सारी की सारी इराक या अफगानिस्तान के अंदर आपको नजर आएंगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको आप सबको शायद पहले से मालूम ना हो, और इसको अगर आप जाके डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो हैं इनके मकासद मुख्तलिफ ममालिक के अंदर क्या रहे हैं, नियो कॉन्स के मकासद को ये किस तरह आबियारी करते रहे, इनको कैसे नवाजा जाता रहा है उसके मुकाबले में, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने एक नेक्सस जो है वो किस तरीके से डेवलप किया अलॉन्ग विद अदर नियो कॉन्स जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी इस तरह की कॉरपोरेशंस के थ्रू अमेरिकन इंटरेस्ट को जो है वो सॉलिडिफाई किए। आखिरी जो बात मैं ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब के बारे में बताने जाऊंगा उससे पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनकी बेगम यानी कि शरल बेनार्ड। शरल बेनार्ड जो है ये एक बहुत रिनाउंड ऑथर हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन के ऊपर काम करती हैं, बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं। इनकी मशहूर किताबों के अंदर वेल्ड करेज, यूरो जहाद, टर्निंग ऑन द गर्ल्स, वुमेन एंड नेशन बिल्डिंग और मुगल बफ़े है। मुगल बफ़े पाकिस्तान के पेशावर के ऊपर है, उसको जो लोग पाकिस्तान के अंदर उसको पढ़ना चाहें तो उसको जाके पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी जो किताबें सारी की सारी पाकिस्तान और इस्लाम और इस तरह के जितने भी मामलात हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड उसको हिट करती हुई किताबें हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किताब या सबसे इंटरेस्टिंग किताब जो मुझे लगी वो वेल्ड करेज था। क्यों? क्योंकि वेल्ड करेज जो है ये बेसिकली स्टोरीज़ हैं, रवा RAWA एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत उन्होंने ये बनाई और उसका प्रीमाइज़ ये था
कि रवा जो है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड ख़वातीन थी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के पहले दौर के अंदर, वो बुरके पहनकर तालिबान की जो एट्रॉसिटीज़ थी उनको वो फिल्म किया करती थी। फिल्म करने के बाद वो फिर दुनिया के सामने उनको लाया करती थी और उनका ये कहना था कि अगर हम कभी भी पकड़े जाते या जो भी पकड़ा जाता था तो डेथ पेनल्टी मिलती थी। और इन सारी स्टोरीज़ को इकट्ठा करके उसके ऊपर जो किताब बनाई वेल्ड करेज के नाम से, और एज आ रवा के चीफ एडवाइज़र के तौर पे जो सर्व किया वो शेरिल बर्नार्ड ने किया। शेरिल बर्नार्ड जो है ये एक बड़ी स्टॉन्च ज़ायनिस्ट ज्यू हैं, ये भी शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। शेरिल बर्नार्ड जो हैं, इनके बारे में अगर आपको पता चले तो ये बेसिकली एक और इसी तरह का अफ़गानिस्तान के अंदर कैरेक्टर रहा है अशरफ गनी, जो कि पिछले रजीम के प्रेसिडेंट रहे थे। उनकी जो बेगम थी रोला सादे जो थी, ये बेसिकली एक यूरोपियन लेबनीज जो ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन हैं, ये वो हैं। तो ये बेसिकली जूडिज़म और क्रिश्चियनिज़म का जो एक हमें नज़र आता है न्यू कॉन्स के अंदर, ये बेसिकली उसी का सारा नेक्सस का हिस्सा है। अशरफ गनी उसकी बेगम, ज़ल्मे खलीलज़ाद उसकी बेगम, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि इनके जो पर्पसेस हैं इराक़ और अफ़गानिस्तान के अंदर वो क्या रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आखिर में मैं आपको एक दो बड़े मज़े की चीज़ें बताता हूँ। NED जो कि नेशनल एंडोमेंट फ़ंड है, जिसके थ्रू पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व किया जाता है और ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाता है जिसके थ्रू जहाँ पे भी कोई चेंज लानी हो, कोई भी मामला करना हो, अपराइजिंग करवानी हो, वहाँ पे लोगों को कंफ्यूज करना हो, इस तरह NED के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी चलते रहे हैं, मीडिया के अंदर भी और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी, और उसके अलावा NGOs और INGOs को भी ये NED बहुत ज़्यादा फंडिंग करता रहा है। ये उसके बोर्ड मेंबर के तौर पर भी सर्व करते हैं। इसके अलावा अमेरिकन अब्रॉड मीडिया, ये उसके भी बोर्ड मेंबर हैं। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि जितनी भी जगहों के ऊपर अमेरिका ने इन्वेजन की है या जहाँ पे अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस असर्ट करता है, वहाँ पे अमेरिका एक अपने नाम की एक यूनिवर्सिटी जो है उसको खोल देता है। इस तरह की एक यूनिवर्सिटी इन्होंने अफ़गानिस्तान में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अफ़गानिस्तान के नाम से खोली थी। इसी तरीके से इन्होंने इसी तरह की एक यूनिवर्सिटी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कुर्दिस्तान वो भी खोली थी। अब आप रीजन्स देख लीजिएगा, पहले अफ़गानिस्तान फिर कुर्दिस्तान, और कुर्दिस्तान क्यों है इसका हम सबको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। जो लोग कुर्दिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक़, टर्की, मिडल ईस्ट इसको पढ़ना चाहते हैं और इसकी ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं और इंटरलिंकेजेस समझना चाहते हैं, वो रॉबर्ट जो डी कैप्लन है उनकी एक किताब है रिवेंज ऑफ जियोग्राफी, उसको ज़रूर पढ़ें। खैर, कुर्दिस्तान के अंदर भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कुर्दिस्तान जो है उसको भी अमेरिका ने बनाया। फिर एक और यूनिवर्सिटी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ इराक़ इन सुलेमानिया, इसको भी अमेरिका ने इराक़ की इन्वेजन के बाद वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और इसके अलावा अटलांटिक काउंसिल जो कि एक बहुत बड़ा अमेरिका का थिंक टैंक है, ये उसके भी इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के भी और अटलांटिक काउंसिल के भी बोर्ड मेंबर हैं। अटलांटिक काउंसिल वही थिंक टैंक है जिसने मेरा ख्याल है 2009 में या 2011 में एक आर्टिकल छापा था जिसके अंदर उन्होंने उस आर्टिकल का टाइटल रखा था एलाई फ्रॉम हेल। जो एलाई फ्रॉम हेल था उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम किया था कि पाकिस्तान एक ऐसा एलाई है जो कि जहन्नुम से आया हुआ है और अमेरिकन को डिसीव कर रहे हैं। इसी अटलांटिक काउंसिल को 2015 के अंदर तकरीबन $1 लाख का फंड ज़ल्मे खलीलज़ाद ने दिया था। ज़ल्मे खलीलज़ाद के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। CFR के भी ये मेंबर रहे हैं और US स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी इन्होंने सर्व किया है। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे स्टिंट्स किए हैं जो कि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को, अमेरिकन डीप स्टेट के मकासद को पूरी दुनिया के अंदर लेके चलते हैं। इस शख्स का अफ़गानिस्तान इस टाइम पे आना और फिर एक ऐसे शख्स के साथ आना जिसका प्रोफाइल अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, वो बहुत अहमियत का हामिल है। अब आते हैं दूसरे शख्स के बारे में बात करते हैं। वो जो दूसरा शख्स ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ बैठा हुआ है, पीका पहने हुए, जैकेट पहने हुए, ऐनक लगाए हुए, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है जैसे CIA का कोई ऑपरेटिव है जो कि आया है। शुरू में यही चर्म गोइयाँ हुई कि शायद ये CIA के कोई ऑपरेटिव्स हैं जो कि ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ आए हैं। फिर ये खबर है कि नहीं, ये प्रिजनर निगोसिएशंस के ऊपर बात करने आए हैं। पता ये चला कि ये हॉस्टेज निगोसिएशन के ऊपर माहिर जो शख्स हैं एडम बॉयलर, जो अपॉइंटेड शख्स हैं, ये वो हैं। एडम बॉयलर कौन है और इनका मुख्तसर प्रोफाइल क्या है वो भी अब मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात, एडम बॉयलर ख़ुद भी ज्यू हैं, यानी यहूदी हैं, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो मेंबर हैं यूनाइटेड स्टेट्स होलोकॉस्ट मेमोरियल काउंसिल के। तो ये तो एक बेसिक इनका मामला हो गया। उसके बाद अगर आप इनका कैरियर उठा के पढ़ें तो आपको ये नज़र आता है कि इनका पूरा कैरियर जो है ये सारा का सारा ये मेडिकेयर के इर्द गिर्द घूमता है। इनका पूरा का पूरा कैरियर जो है ये इस चीज़ के ऊपर है कि जो एक पूरी फार्मास्यूटिकल
माफिया या इंडस्ट्री है उसके अंदर इन्होंने अपना बहुत बड़ा कैरियर बनाया, नाम बनाया, और उसके साथ साथ इन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट को भी सर्व किया ड्यूरिंग कोविड। वो किस तरह, वो अभी आगे हम आपको बताते हैं। ये पहले CEO थे US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के, और ये क्या था ये हम आपको आगे जाके बताएंगे। इससे पहले ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सर्व करते रहे। इन्होंने जहाँ जहाँ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर CEO के तौर पे सर्व किया, वो तो एक अलग कहानी है, उसको तो पढ़ा जा सकता है और उससे इनका कैरियर जो है वो समझ में आता है कि ये एक मेडिकेयर के बंदे हैं। लेकिन अचानक उठ के ये बन जाते हैं ट्रम्प की सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो स्पेशल वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे या स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय के तौर पे फॉर हॉस्टेज अफेयर्स। और ये हमास के साथ जाके जो सारी डील होती है कतर के अंदर, उसको ये डील करने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता इजराइल की तरफ से इनके ऊपर जो है कुछ ऑब्जेक्शंस आती हैं, तो इनको फिर उस टीम से अलहदा कर दिया जाता है, लेकिन ये असिस्ट करते रहते हैं उस पूरी टीम को। और वो जो पूरा प्रोसेस है हमास का और इजराइल का जो कतर के अंदर सारा निगोशिएट हुआ, उसके अंदर इस शख्स ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। ये था इसका पहला छोटा सा तारुफ। अगर आप इससे थोड़ा सा पीछे जाएं 2019 से लेकर 2021 तक, जब मैंने बताया कि US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसके बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो क्या है, उसके CEO के तौर पे ये सामने आते हैं, तो उस वक्त ये 2 जगहों के ऊपर जाके जो है वो अपनी एक कार्रवाई करते हैं। एक ये जाते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और दूसरा ये आते हैं अफगानिस्तान के अंदर ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ। मुसलसल ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ ये उस वक्त भी आते रहे, और कतर का जो फंड फॉर डेवलपमेंट है उसके थ्रू इन्होंने ये बात की अफगान तालिबान के सामने की जी कि अगर आप रिकॉन्सिलिएशन कर लेते हैं, अगर आप पीस प्रोसेस के ऊपर जाते हैं, तो हम जो है ये जो US का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसके थ्रू हम कतर डेवलपमेंट फ़ंड जो है इसके थ्रू हम चैनल करके फ़ंड्स जो है वो आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये 2019 से लेकर 2021 तक ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ कंपनी करते रहे, और अब इन्होंने दोबारा काबुल के अंदर कदम रखा है। उसके बाद इन्होंने दूसरी साइड पे उसी दौर के अंदर 2019 से 2021 तक ये मिडल ईस्ट के अंदर जाते रहे। पहला काम इन्होंने ये किया कि ये अब्राहम अकॉर्ड, जो इनफेमस बदनाम ज़माना अब्राहम अकॉर्ड हैं, जिसके ज़रिए मिडल ईस्टर्न जो ममालिक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, ये उसका एक कोर फंक्शनरी रहे हैं, कोर ऑपरेटिव। इन्होंने इजराइल और मोरक्को का जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसको लीड किया। उसके बाद ये इजराइल, बहरीन और UAE के अंदर जाते रहे, और उनके अंदर जो कॉपरेशन है उसको बेसिकली इन्होंने डेवलप किया, उसको इन्होंने बनाया। और अब जो है ये जो इजराइल और बहरीन और UAE के अंदर जो आपको एक नॉर्मलाइजेशन नज़र आती है, उसके अंदर भी आपको एडम बॉयलर जो है उसका किरदार बड़ा वादे नज़र आता है। जब ये 2019 से लेकर 2021 तक इसके बने थे IDFC के मेंबर, उससे पहले का एक मैं छोटा सा आपको इनका एक वाक़या बताता हूँ। ये बेसिकली जो है एक समर कॉलेज इनका जो है 2020 के अंदर, उसके अंदर ये रूममेट रहे हैं किसी और के नहीं बल्कि जैरेड कुशनर के। जैरेड कुशनर कौन है? ट्रम्प के जो इस वक्त सन इन लॉ यानी कि दामाद हैं। इन्हीं के साथ इन्होंने फिर आगे जाके कोविड के दिनों के अंदर मेडिकेयर के जो फील्ड है उसके अंदर इन्होंने जो टेस्टिंग थी कोविड की वैक्सीनेशन की, उसके ऊपर उस कोऑर्डिनेटिंग टीम के अंदर इन्होंने और जैरेड ने इकट्ठे काम किया था। अब आते हैं उस IDFC की बारे तरफ जिसका मैं मुसलसल तज़किरा करूँ, जिसका ये CEO रहे हैं और जिसके ऊपर अभी भी बहुत सारी बातें होती हैं। IDFC जो है ये बेसिकली एक US की एजेंसी थी जिसके थ्रू ये बनी थी, और उसका नाम था बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू डेवलपमेंट यानी बिल्ड। इसके तहत USAID के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था डेवलपमेंट क्रेडिट अथॉरिटी। इस डेवलपमेंट क्रेडिट अथॉरिटी का काम ये था कि ये US की बुनियाद के ऊपर यानी US की गारंटी के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोगों को लोन्स जो है उसको गारंटी करती थी और वहाँ पे डेवलपमेंट कराती थी। USAID के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि USAID का मकासद क्या थे। जो प्रेसिडेंट कैनेडी थे उन्होंने USAID को क्यों बनाया था? ये एक बेसिकली ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशन का मिक्सचर था जिसके अंदर CIA के और US के जो नेशनल इंटरेस्ट थे उनको सर्व करने के लिए अमेरिका ने इस एजेंसी को फॉर्म अप किया था। इट इज़ नॉट अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली बाकायदा अमेरिका की जो पूरी दुनिया के अंदर नेशनल इंटरेस्ट के जो मकासद है उनकी आबियारी के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी। इसी USAID के जो डेवलपमेंट क्रेडिट अथॉरिटी है उसको जब रीफॉर्म किया गया, उसको मर्ज किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन या एब्रीवेशन में इसको DFC कहा जाता है। इसके CEO के तौर पे ये जो एडम बॉयलर हैं इनको अपॉइंट किया गया था 2019 के अंदर।
उसी के तहत इन्होंने कतर के अंदर निगोसिएशंस के अंदर हिस्सा लिया ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ, और ये लूर इन करते रहे कटर फंड प्रोग्राम के थ्रू अफगान तालिबान को भी और उनके सारे लोगों को भी कि जी कि अगर आप पीस प्रोसेस को लेकर चलते हैं तो हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसी के तहत ये अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर भी जाके बैठते रहे और उसके अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और जो मैंने ममालिक पहले बताए उसके लिए इन्होंने रास्ता हमवार किया। उसके साथ साथ इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के एक मुल्क जिसका नाम है इंडिया, उसके अंदर $54 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इसी DFC के थ्रू की, और वो इंडिया की ई-कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट था उसके अंदर किया। उसके अंदर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के तकरीबन प्रोजेक्ट्स के अंदर $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इन्होंने इंडिया में की। ये दो तमाम प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स या टेरिटरीज हैं, अगर ज्योग्राफिकली इनको देखा जाए, जो कि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट और अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसीलिए आपको अफगानिस्तान के अंदर अब ये दो अशखास ज़ल्मे खलीलज़ाद और एडम बॉयलर नज़र आते हैं। और इसी वजह से जितने भी तज्जियात हैं, जितने भी एनालिसिस हैं, वो जब भी किए जाएं, जब भी बात की जाए, ज़रूरी होगा कि इनके ये ब्रीफ प्रोफाइल्स, ये ब्रीफ CVs आप अपने सामने रखें, एंड देन फाइंड आउट कि इन दोनों का काबुल के अंदर कदम रंजा होना वो इस इलाके के लिए, इस खत्ते के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। बहुत सारे एनालिस्ट जो हमारे सीनियर्स वो ये कह रहे हैं जी कि ठीक है, ये अमेरिका का और अफगानिस्तान का मसला है, वो जो चाहे मर्जी करें। मेरा ख्याल है कि इसका एक बहुत बड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट नियर फ्यूचर में पाकिस्तान के ऊपर आने वाला है, और CIA और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट एक साइड के ऊपर पाकिस्तान को लॉलीपॉप शायद दे रही है, और दूसरी साइड के ऊपर बड़े खुले अंदाज में अफगानिस्तान के अंदर अपने कदम जो है वो रख रही है। आखिर में जाते जाते मैं ऑन अ लाइटर नोट एक बात करूँगा। अगर आप कुछ कैरेक्टर्स को इस्लामिक दुनिया के अंदर देखें तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने ज़ायनिज़्म के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अमेरिकन जो सुपर पावर के जो लेडर है उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने परसू किया। ज़ल्मे खलीलज़ाद हो, एडम बॉयलर हो, ये तमाम के तमाम वो किरदार हैं जो कि बेसिकली इस तरह के मकासद की आबियारी के लिए पूरी दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, और नियोकॉन्स इनको किसी वजह से कहा जाता है। ज़ल्मे खलीलज़ाद की बेगम वो भी एक ज़ायनिस्ट ज्यू, अगर आप एडम बॉयलर को देखें तो वो ख़ुद एक ज़ायनिस्ट ज्यू, अगर आप अशरफ गनी को देखें तो उसकी बेगम भी एक ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन, और अगर आप हमारे यहाँ महात्मा इमरान खान को देखें तो उनकी भी बेगम एक ज़ायनिस्ट ज्यू। दुनिया इस्लाम के अंदर इस तरह के कितने ही कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे जिनको हीरो बना के पेश किया जाता है, लेकिन दरअसल पीछे मकासद की आबियारी कुछ और हो रही होती है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई गुफ्तगू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।